बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर तमम बिल खैर। आज हम आपको टैबलेट का कुछ क्वालिटी कंट्रोल इवैल्यूएशन थोड़ा सा कराएंगे और उसके बाद जस्ट कुछ पॉइंट्स एरोसोल के बारे में, दो चार पॉइंट्स और दो चार पॉइंट्स कैप्सूल के बारे में पढ़ के हम इस पोर्शन को फाइनलाइज करते हैं और फिर देखते हैं कि स्टूडेंट्स जो है अपनी तरफ से कितना कर सकते हैं। टैबलेट एवेल्युएशन में हम लोग सबसे पहले इसकी अपेयरेंस की तरफ आएंगे, यानी क्वालिटी कंट्रोल जब इसका चेक किया जाता है तो कौन कौन सी चीजें जो है उन पर नजर रखा जाता है, उनको चेक किया जाता है। सो सबसे पहले है आपका अपियरेंस। अपियरेंस जिस फिजिकल अपियरेंस में आपका टैबलेट का साइज भी है कि टैबलेट अपने जो स्टैंडर्ड साइज है उसे छोटा बड़ा तो नहीं है, और उसका शेप किस तरह से है, आ, उसकी बू है, स्मेल, जायका, और उसका जो सरफेस है, सतह है, और आम टेक्सचर है कि ओवरऑल वो किस तरह दिखता है, जो फीलिंग किस तरह फील करता है, सरफेस में कोई ऊंच नीच तो नहीं है। ये इसके अपेयरेंस में आ जाएंगे, इसको देखा जाता है। उसके बाद जो बहुत मशहूर है, जिसका शायद आपको फार्मेसी में इसका प्रैक्टिकल भी कराया गया होगा, हार्डनेस। टैबलेट का अपना हार्डनेस है। हार्डनेस का मतलब ये कि टैबलेट को तोड़ने के लिए मतलब वो टैबलेट कितना सख्त है कि किस फोर्स पे, कितना फोर्स पे, किस फोर्स पे जाके टैबलेट टूट जाता है। तो फोर्स की तो वैल्यू है हमारे पास, डिवाइसेस पे फोर्स अप्लाई करते हैं और फिर चेक करते हैं कि कब टूट गया, कितने फोर्स पे जाके टूट गया। तो नीचे लिखा हुआ है हार्डनेस के लिए डिग्री ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड टू ब्रेक द टैबलेट। टैबलेट को तोड़ने के लिए जितना जो फोर्स चाहिए वो आपका हार्डनेस में आएगा। इसके अलावा ये बहुत मशहूर है, फ्रिएबिलिटी। फ्रिएबिलिटी का मतलब ये है कि एक टैबलेट को जब आप टंबल करते हैं, यानी इसको किसी सरफेस के साथ बार बार टकराते हैं, टकरा देते हैं, और फिर देखते हैं कि उस टकराने से इसका कितना वजन जाया हो जाता है, तो ये उसके फ्रेबिलिटी में आएगा। और इसके लिए जो डिवाइस है वो फ्रेबुलेटर है। आपने देखा होगा इस तरह से एक व्हील है, जैसे साइकिल का पहिया होता है, इस तरह व्हील है, और इसके ऊपर जो है अ, इस तरह से लगे हुए हैं शेल्फ्स, लगे हुए होते हैं। आप इनमें से किसी पर, मिसाल यहाँ पर आप टेबलेट रख लेते हैं, यहाँ पर आपने अपना टेबलेट आपने रख दिया और इसको फिर घुमाया जाता है। जैसे जैसे इस व्हील को घुमाया जाता है ऐसे, तो जाहिर है जब आप इसको घुमाओगे, ये जो टेबलेट आपने जिस शेल्फ पे रखा हुआ है ये तो गिरेगा, ये गिरेगा यहाँ पर आएगा। फिर जब ये व्हील घूमेगा तो ये यहाँ से होके यहाँ पर गिरेगा। तो बार बार टैबलेट जो है ना एक शेल्फ से गिर के दूसरे शेल्फ पे आएगा, और इसको आपने एक खास नंबर में आपने रोटेट करना है। आपने इस पहिए को जो जो फ्रिएबलेटर है, इसको आपने 10 बार घुमाना है, 20 बार घुमाना है, एक खास नंबर से आपने इसको घुमाना है। फिर आपने टैबलेट को यहाँ से बाहर निकालना है, आपने टैबलेट को बाहर निकालना है और इसका वजन करना है। स्टार्ट में आपने भी वजन किया होगा, स्टार्ट में आपने वजन किया होगा टैबलेट का कितना वजन है। आखिर में भी आप इसका वजन करोगे और फिर देखोगे कि उसमें कोई फर्क तो नहीं आ रहा है। अगर टैबलेट के अंदर फ्रिएबिलिटी थी, मतलब ये जल्दी जल्दी से ये टूट सकता था, इससे ज्यादा पाउडर से हट गए थे, तो उसका वजन काफी हद तक कम हो गया होगा। ठीक है। तो इसमें आपने फिर क्या करना है, जो फार्माकोपियाज की किताबें हैं जिसमें स्टैंडर्ड वैल्यूज लिखी हुई कि भाई ये टैबलेट इतना जो है अपना वजन गिरा सकता है, ये जायज है, उसके बाद जायज नहीं है, तो वो वैल्यूज आपने चेक करने हैं। फिर एबिलिटी का डेफिनेशन क्या है, वेट लॉस ड्यू टू टम्बलिंग। ठीक है, तो अगर टम्बलिंग, जब टम्बल करते हैं टैबलेट को, इसमें वो कह रहा है कि 0.5 से लेकर 1% तक एक्सेप्टेबल है, लेस देन। अगर आप किसी टैबलेट का टेस्ट करते हैं, फ्रेबिलिटी टेस्ट, तो उसका मतलब इजाजत कितना है कि वो हो सकता है, तो फिर ठीक है, अदरवाइज वो ज्यादा मतलब 0.5 और 1% से कम अगर इसका वजन जाया हो जाए तो एक्सेप्टेबल है। इसके ऊपर 1% से ऊपर एक्सेप्टेबल नहीं है। तो ये फेवरेटिव टेस्ट है।
डिसइंटीग्रेशन टाइम आपको पता है कि हर टैबलेट का अपना, टैबलेट को ने डिसइंटीग्रेट होना है, और हमने इसीलिए तो टैबलेट के अंदर डिसइंटीग्रेंट्स डाले थे, मुख्तलिफ किस्म की कार्बोहाइड्रेट्स, अब वो हमने डाले थे, और कुछ और भी डिफरेंट किस्म के मटेरियल थे जिसको हम लोगों ने टैबलेट में ऐड किया था, ताकि ये पानी के साथ कांटेक्ट वगैरह फट जाए, डिसइंटीग्रेट हो जाए। अब डिसइंटीग्रेशन टाइम के लिए भी आप टेस्ट कर सकते हो टेबलेट के, जरा चेक करते हैं कि यार ये कैसा ना हो ये टेबलेट हम मरीज को खिलाए और उसके पेट के अंदर जो है ना 1 साल पड़ा रहेगा, तो क्या फायदा, या 1 हफ्ता पड़ा रहेगा। हमें तो चाहिए कि भाई आज ही अपने दे दे, तो आज ही 1 घंटे में 2 घंटे में इसका अपना एक्शन हो। तो मुख्तलिफ किस्म के टैबलेट्स का अपना डिसइंटीग्रेशन टाइम है। उनमें से कुछ का फॉर एग्जांपल 2 मिनट जो है, ये नाइट्रोग्लिसरीन का डिसइंटीग्रेशन टाइम है 2 मिनट्स। अगर आपका कोई फैक्ट्री है, आप नाइट्रोग्लिसरीन के टैबलेट बना रहे हैं, तो स्टैंडर्ड यही कि 2 मिनट के अंदर इसको जो है डिसइंटीग्रेट होना चाहिए। और अगर एस्प्रिन है तो 5 मिनट उसका डिसइंटीग्रेशन टाइम है, 5 मिनट्स मैक्सिमम। जो मतलब बहुत सारे टेबलेट्स में आएंगे उनमें से लेस देन 30 मिनट्स है, मतलब 30 मिनट तक भी। इसका मतलब ये कि ऐसा कोई टेबलेट है जो आपके पेट में पड़ा रहने के बाद फिर ये डिसइंटीग्रेट हो जाए, या 30 मिनट्स में ये डिसइंटीग्रेट हो जाए, इससे ज्यादा नहीं है। मतलब यानी ऐसा टेबलेट नहीं है कि वो 1 घंटे में डिसइंटीग्रेट हो जाए, मां सिवाय वो टेबलेट्स के जिनको हमने जाती तौर पर इसी मकसद के लिए बनाया ताकि ये स्लोली स्लोली डिसइंटीग्रेट करे, हमें सस्टेन रिलीज, वो एक अलग बात है, लेकिन जो आम टेबलेट होते हैं ये उनके लिए है। अब एंटेरिक क्वार्टेट, इंटेरिक क्वार्टेट के बारे में जरा, मतलब आपको पता है ये कौन सा टेबलेट है जो आपके मैदे के अंदर ये खुलता नहीं है, इसके स्टेप जाना है। नो इंटीग्रेशन आफ्टर 1 आवर इन गैस्ट्रिक फ्लूइड। इसके लिए जब टेस्ट किया जाता है बाकायदा से गैस्ट्रिक फ्लूइड हम बना लेते हैं, ये यहाँ पर गैस्ट्रिक फ्लूइड रख लेते हैं, और इस गैस्ट्रिक फ्लूइड के अंदर जाहिर है आप लोग अभी मरीज के जिस्म के बाहर तजर्बा कर रहे हैं, तो जो एंटेरिक कॉर्टिक टैबलेट है 1 घंटा इसमें लाजमी तौर पर इनको रहना चाहिए, और 1 घंटे के बाद इसको डिसइंटीग्रेट होना चाहिए। अदरवाइज अगर ये 1 घंटे के अंदर अंदर यहाँ पर ये गैस्ट्रिक फ्लूइड के अंदर ये टूट गया, तो इसका मतलब ये है कि ये टेस्ट जो है वो इस टैबलेट को एक्सेप्ट नहीं करता। तो ये भी उनका एक रूल है कि एंटेरिक कोटेड जो है दैट शुड नो इंटीग्रेशन आफ्टर 1 आवर इन गैस्ट्रिक फ्लूइड, गैस्ट्रिक फ्लूइड में नहीं होना चाहिए। आफ्टर 1 आवर के बाद फिर ठीक है, 1 घंटे के बाद फिर सही है। जाहिर है 1 घंटे के बाद उसने स्टमक को क्रॉस किया होगा, तो दैट इज वाई ये भी एक वैल्यू है जो डिसइंटीग्रेशन टाइम के साथ आई है। अच्छा, थोड़ा बहुत था वो टैबलेट के बारे में हो गया। इसी तरह से हर डोजेज फॉर्म का अपना क्वालिटी टेस्ट होता है चेक करने के लिए, सही है। तो मैंने आप लोगों को जस्ट टैबलेट का करा दिया, थोड़े बहुत कराए। अब ये देखो, ये हर चीज कानून के दायरे के अंदर होता है। वहां पर आप क्वालिटी चेक करते थे, क्वालिटी एंड कंट्रोल थी, ये थे डोजेज फॉर्म्स की क्वालिटी कंट्रोल था। इसमें भी फार्मासिस्ट के पास अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए कि वो चेक कर सके कि कौन सा ड्रग एक्सेप्टेबल है, कौन सा एक्सेप्टेबल नहीं है। मुख्तलिफ किस्म के टेस्टिंग किए जाते हैं। उसके बाद फिर इसके लिए एक और कानून है, अदालत का सिस्टम भी है, जहां पर फार्मेसी से रिलेटेड किसी भी अ, गैर कानूनी काम को चैलेंज किया जा सकता है। तो उसके लिए फिर आप जो है ना फोरेंसिक्स, वहां पर हम चले जाएंगे, ड्रग लॉस की तरफ हम चले जाएंगे, थोड़ा बहुत वहां से आपको फिर बताएंगे कि किस किस कानून के तहत कौन कौन सा ड्रग आता है, उस पर जुर्माने कैसे लगेंगे, उसके लिए कौन कौन सा शख्स जो है उसको अपॉइंट किया जाता है उसको रेगुलेट करने के लिए। अच्छा, तो अब हम आ जाते हैं एरोसोल की तरफ। एरोसोल का जो डेफिनेशन है, ये प्रेशराइज्ड डोजेज फॉर्म है। आप अक्सर इसको टॉपिकल यूज करते हैं, अक्सर इसको टॉपिकल यूज किया जाता है। एरोसोल के अंदर देखो ये पूरा एक चैप्टर है, लेकिन हमने आपको एक फास्ट क्विक रिव्यू आपको देनी है कि एरोसोल के बारे में आपको सबसे पहले कंटेनर का पता होना चाहिए कि ये एक कंटेनर होता है, और ये कंटेनर जो है ये स्टील
का भी बन सकता है, ये ग्लास का भी बन सकता है, ये प्लास्टिक का भी बन सकता है। इसमें एक स्टील होता है। स्टील के अलावा इसके अंदर आपका मेडिकमेंट होगा। मेडिकमेंट कोई दवाई आपने डाली हुई है, ठीक है, तो यहाँ पर आपकी कोई दवाई है। अब वो दवाई जो है वो लिक्विड हो सकता है या गैस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। वो लिक्विड हो सकता है या गैस हो सकता है, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो कि कहता है एरोसोल का दिल है, बिल्कुल, तो वो प्रोपेलेंट है, प्रोपेलेंट। ये प्रोपेलेंट हम अपनी तरफ से डालते हैं एक्स्ट्रा। जैसे आप लोग बाकी टैबलेट में आप एडिटिव्स ऐड करते थे टैबलेट की स्टेबिलिटी करने के लिए, यहाँ पर तो दवाई की स्टेबिलिटी की बात प्रोपेलेंट से नहीं है। प्रोपेलेंट यहाँ पर दवाई को प्रेशराइज देकर, प्रेशर देकर उसको बाहर निकालने में मदद देते हैं, ताकि बाहर जो मटेरियल निकलेगा वो स्प्रे की शक्ल इख्तियार करे। स्प्रे आपको पता है, आपने परफ्यूम भी स्प्रे किया होगा मोस्टली, जाहिर है आप लोग परफ्यूम ही जानते हैं। बाकी जो मेडिकेटेड एरोसोल्स है वो आप लोगों ने बहुत कम देखोगे आजकल मेडिकल स्टोर में। जो एस्थमा के पेशेंट होते हैं, सांस की नाली का वो इस्तेमाल करते हैं, वो सारे के सारे वो एरोसोल प्रोडक्ट में आ जाता है। तो प्रोपेलेंट क्या है? प्रोपेलेंट प्रेशर पैदा करने वाला मटेरियल है, जो प्रेशर प्रोड्यूस करके एरोसोल को जन्म देता है। तो ये हम आपको फिर बताएंगे कौन कौन से इसमें चीजें आती हैं प्रोपेलेंट में। अच्छा, उसके अलावा इसमें एक ट्यूब हमने रखा हुआ है, उसका नाम है डिप ट्यूब। ये ट्यूब जो आपका दवाई है, मेडिकमेंट है, जो जिस चीज को आप बाहर निकालना चाहते हैं, ये ट्यूब जो है उन चीजों को बाहर निकाल देते हैं, यानी इन इसके थ्रू जो है निकाला जाता है इस ट्यूब, इसका नाम है डिप ट्यूब। बाकी डिप ट्यूब जो है ये बाहर जो है यहाँ पर इसके इसके साथ वाल्व भी कनेक्ट है। इसके साथ एक वाल्व भी है। वाल्व का मतलब आपको पता है क्या है? कि वाल्व किसी चीज को एक डायरेक्शन में जाने देता है, दूसरे डायरेक्शन में वापसी पर उसको नहीं लाने देता। तो जैसे ही इसके ऊपर एक बटन है, इसके ऊपर एक बटन है, आप उसको प्रेस करोगे ना, यहाँ पे इसका छोटा सा सुराख भी होगा। इस बटन का नाम क्या है? एक्टिवेटर। एक्टिवेटर ये वाला नाम है इसका, इधर मैंने लिखा भी है, एक्टिवेटर। आप इसको दबाओगे, प्रेस करोगे, तो यहां से आपको स्प्रे निकल के आएगा, प्रेशर से स्प्रे में। अब ये स्प्रे की मुख्तलिफ शक्लें हैं, या तो इस तरह से फैला हुआ आएगा या बिल्कुल इस तरह से एक सिंगल लाइन में आएगा, ठीक है। इसको बाज वो फाइन मिस्ट, ये मुख्तलिफ नाम होते हैं। स्प्रे के निकलने का भी एक अंदाज होता है जब ये इस डब्बे से बाहर निकलता है। तो उसके लिए हमने फिर अलग सा उनके लिए होल जो नोजल बनाया होता है वो चेंज कर लेते हैं, क्या ये किस तरह से स्प्रे किस स्टाइल में करें। सो आप लोगों ने अब एक एरोसोल का बोतल बोतल देखा, उसके अंदर आपने वाल्व देखा। आपको पता होना चाहिए कि एक वाल्व होना चाहिए, एक्टिवेटर, इसको प्रेस करते हो तो बाहर आएगा, वरना चीजें बाहर नहीं आती। डिप ट्यूब प्रोपेलेंट है और आपका मेडिकेमेंट है। अब इसको बनाया कैसे जाता है, एरोसोल को कैसे बनाया जाता है? एरोसोल टेक्नोलॉजी या एरोसोल की जो प्रिपरेशन है, तो उसके लिए अपने नाम याद रखना है। एक का नाम है कोल्ड फिलिंग, दूसरे का नाम है प्रेशर फिलिंग। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ही तो है फिल करना। असल चीज ही है कि दवाई और प्रोपेलेंट को बॉटल के अंदर बंद कर देना। तो इसके लिए दो तरह के अपने नाम याद रखना है। कोल्ड फिलिंग, मतलब ये मेथड है, आपसे कल पूछा जाएगा कि किस तरीके से बनाया जाता है, तो आपको पता होगा। कोल्ड फिलिंग एंड प्रेशर फिलिंग, ये हो गया इस एरोसोल के बारे में। अच्छा, अब MDI क्या है? ये जस्ट एक एब्रिवेशन है, मीटर्ड मीटर्ड डोज इनहेलर। कभी कभी आप चाहते हैं कि मरीज को हमने दवाई देनी है एरोसोल के थ्रू,
और वो दवाई एक खास मिकदार हो, एक खास मिकदार हो, ऐसा ना हो कुछ ज्यादा हो जाए या कुछ कम हो जाए। मरीज जो है जस्ट एक बटन दबाए और बटन को दबाने से एक फिक्स्ड मिकदार उसकी बॉडी में चला जाए। तो ऐसे एरोसोल को बोलते हैं एमडीआई। इसके अंदर जो है मीटर डोज इनहेलर लगे हुए होते हैं। आप जैसे बटन प्रेस करते हैं तो वो बटन आपने सेट किया कि भाई मैंने जैसे इसको एक बार प्रेस किया हुआ, तो उसको एक बार प्रेस करने से जो दवाई निकलेगी वो 2 मिलीग्राम निकलेगी, सपोज ये आपने सेट किया हुआ है। तो फिर आप जैसे ही जब भी ये एरोसोल के डब्बे को प्रेस करोगे तो ये आपको 2 मिलीग्राम का ड्रग ही बाहर निकाल के देगा। सो दिस इज कॉल्ड मीटर डोज इनहेलर। आप इसको थोड़ा कम प्रेस करोगे, ज्यादा प्रेस जैसा भी करोगे, ये एक बार प्रेस करोगे तो बस ये इसने इतना ही निकालना है। अच्छा, प्रोपेलेंट्स के ऊपर अब थोड़ा सा और छोटा सा एक जिक्र करते हैं कि प्रोपेलेंट के अंदर हम लोग अ, दो तरह की चीजें डालते हैं प्रेशर जनरेट करने के लिए। एक है कंप्रेस्ड गैस, दूसरा है लिक्विड। कंप्रेस्ड गैस की बात करते हैं, कौन से है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, नाइट्रोजन गैस है, और NO2 गैस है। ये तीन तरह के गैसेस जो है इनको कंप्रेस किया जाता है। सपोज ये गैस है, ये कंटेनर के अंदर गैस है। थोड़ा सा ये मैं इनके पार्टिकल्स दूर दूर लिख रहा हूं। दूर दूर लिखूंगा तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि अभी तक ये बिल्कुल रिलैक्स स्टेज में है गैस। और जब जब इसको कंप्रेस करते हैं तो कंप्रेस में ये गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। ये देखो, अब ये वाला जो गैस है ना ये कंप्रेस्ड हुआ है। ये क्या हुआ है? ये कंप्रेस्ड हुआ है। कंप्रेस्ड गैस इधर लिख लेता हूँ, कंप्रेस्ड गैस। इसका वॉल्यूम पहले इसका वॉल्यूम पहले ज्यादा था। यहाँ पर जब था, जब ये रिलैक्स था, जब ये गैस रिलैक्स था, तब इसका वॉल्यूम क्या था? इसका वॉल्यूम ज्यादा था शुरू में। देखा, पूरा कंटेनर उसने पिला। अब इसका वॉल्यूम बहुत, ये देखो वॉल्यूम इसका कम हो गया है। इसका वॉल्यूम अभी लेस है। जब आप इसको कंप्रेस करोगे तो उसका वॉल्यूम लेस होता है। अब जैसे जैसे ही ये गैस को मौका मिल जाए, इस गैस को कि ये अपने आप को दोबारा फैलाए, तो फिर ये इस स्टेज में आ जाता है, इसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। ये तो बहुत आसान है, हाँ पता चल गया। हाँ बिल्कुल, भी तो सही है। जैसे इस प्रेशर कंप्रेस्ड गैस से को जब आप दोबारा से एक्सपेंड कर देते हो, खोल देते हो, तो इसका वॉल्यूम बढ़ जाता है वापस, जैसे कंटेनर मैंने कहा था इस तरह हो जाएगा। इस जाहिर है, इसको कंप्रेस करने के लिए आपने उस पर कंप्रेशन फोर्स लगाया होगा। वो कंप्रेशन फोर्स लगाओगे तो गैस कंप्रेस हो जाएगा। इसमें मैंने आपको एक चीज बतानी है कि जब आप हमेशा याद रखिएगा कि जब भी वॉल्यूम बढ़ेगा, जब भी वॉल्यूम बढ़ेगा, आपने नोट करना है, तो प्रेशर कम होगा। ये पॉइंट आपने नोट करना है। या वॉल्यूम जब कम होगा तो प्रेशर ज्यादा होगा। ये जो प्रोपेलेंट्स है, इनमें लॉज हम इस्तेमाल करते हैं प्रेशर और वॉल्यूम का, जिसे चार्ल्स लॉ कहा जाता है। चार्ल्स लॉ, प्रेशर, सॉरी दिस इज, यस चार्ल्स लॉ। अब मैं कंफर्म भी करूंगा। बॉयल्स लॉ में जो था PV, यस ये बॉयल्स लॉ में है। यस, बॉयल्स लॉ जो है ये प्रेशर वॉल्यूम का है। तो इसमें केमिस्ट्री का बॉयल्स लॉ लागू होता है कि जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा, और अगर वॉल्यूम कम हुआ तो प्रेशर ज्यादा होगा। तो जब आप लोग ऐसे एरोसोल को इस्तेमाल करेंगे जिसमें कंप्रेस्ड गैस होता है, शुरू में उनका क्या है? शुरू में उनका ये स्टेज होता है, ये वाला। शुरू में जब आपने उस डब्बे से अभी तक आपने प्रोडक्ट को बाहर नहीं निकाला हुआ है, आपने अभी तक उसको इस्तेमाल नहीं किया हुआ है, तो उस वक्त उसमें गैस अच्छा खासा कंप्रेस्ड हुआ है, उसका वॉल्यूम कम है, चूंकि कंप्रेस्ड है, तो प्रेशर भी उसके अंदर बहुत ज्यादा
प्रेशर, आप थोड़ा सा को प्रेस करोगे तो बहुत जोर से जो है वो निकालेगा। शुरू में जो ये एरोसोल होते हैं वो बहुत जोर से प्रेशर से जो है निकाल, लेकिन जब ऐसा आप इस्तेमाल करते हो आस्ता आस्ता, कुछ दिनों के बाद आप मुसर इस्तेमाल करते कुछ दिनों के बाद आप उसको दबाते हैं, वो बहुत कम प्रेशर से चीजें बाहर आ जाती है। तो उसकी वजह क्या है कि उसमें वॉल्यूम बढ़ जाता है, प्रोपेलेंट का वॉल्यूम बढ़ जाता है, क्योंकि आपका जो मटेरियल है एरोसोल के अंदर, आपका काम का चीज में मेडिकल वो तो बाहर निकल गया, वो तो आप बार बार निकाले, वो तो निकल गया। उसके निकलने से जो आपका प्रोपेलेंट है वो फैल जाता है, जाहिर है। अब डब्बे के अंदर अच्छा खासा जगह है। पहले डब्बे के अंदर पहले डब्बे के अंदर यहाँ पर ये सारा का सारा ऊपर आप जरा देख सकते हैं, सपोज करते हैं यहाँ पर आपका कंप्रेस्ड गैस है, और नीचे जो था, नीचे आपका लिक्विड था, कोई काम की चीज था। तो इस लिक्विड ने उसको अच्छा खासा प्रेस किया था। अब जरा देखो, मैं अगर इस लिक्विड को इधर काम करूँ, ये देखो, ये लिक्विड अगर मैंने इसको कम कर दिया, बाहर चला गया, काम की चीज बाहर चला, तो ये जो ऊपर जो आपका कंप्रेस्ड गैस है वो अब यहाँ आ जाएगा। ये देखो, अब कंप्रेस्ड गैस क्या हो गया, ये आप इसने अपने आप को एक्सपेंड करे, तो ये जो कलर आप देख रहे हैं ये कंप्रेस्ड गैस है। कंप्रेस्ड गैस का वॉल्यूम बढ़ गया, और जैसे मैंने बता दिया कि वॉल्यूम बढ़ने से प्रेशर कम हो जाता है, तो इसीलिए प्रॉब्लम। अच्छा, कुछ देर के बाद मैं नीचे जो है इसको फिर मजीद मिटा देता हूँ मैं। ये देखो, अब ये जो आपका काम का चीज था एरोसोल के अंदर, जो मेडिकमेंट था, वो यूज होकर के बाहर चला गया, अब मजीद स्पेस अवेलेबल हो गया, तो जो गैस आपने कंप्रेस किया था वो फैल के यहाँ पर भी आ जाएगा। तो इस तरह से जो है एरोसोल के अंदर अगर आप कंप्रेस्ड गैस इस्तेमाल करोगे, तो कंप्रेस्ड गैस से क्या होगा कि एरोसोल का प्रेशर वक्त के साथ साथ कम होता जाएगा। उसकी रीजन ये है। अच्छा, यहाँ पर मैंने लिखा भी है लूज प्रेशर ओवर टाइम, ठीक है, ये तो वही बात हो गई। प्रेशर कम, वॉल्यूम ज्यादा, वॉल्यूम ऑफ कंप्रेस्ड गैस इंक्रीज्ड विद टाइम। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि वक्त के साथ साथ वॉल्यूम बढ़ गया था, वॉल्यूम बढ़ जाने से प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। ये वही बात दोबारा रिपीट हो गई। अच्छा, अब इसके अंदर और क्या चीजें हैं, इसके अंदर है लिक्विफिएबल गैसेस। एरोसोल के अंदर अगर आपका प्रोपेलेंट प्रोपेलेंट कंप्रेस्ड गैस नहीं है, तो लिक्विफिएबल गैस है, मतलब गैस को लिक्विफाई किया हुआ है। अब ये जो लिक्विफाइड गैस है ना, इसका बड़ा अच्छा तरीका है कि इसमें वो वाला इशू नहीं है जो पहले आपने देखा था। बस आपने अभी याद रखना है कि क्या क्या है, एन ब्यूटेन है, आइसोब्यूटेन है, ये मतलब अल्केन है, अल्केन्स हाइड्रोकार्बन, कार्बन हाइड्रोकार्बन, प्रोपेन, ये उसके अंदर डाला जाता है, इनको लिक्विफाई किया जाता है फिर डाल दिया जाता है। और ये है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये बड़ा मशहूर है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये बहुत मशहूर। इसमें मुख्तलिफ किस्म के क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, CFCs, तो इसीलिए CFCs है, यानी मुख्तलिफ किस्म के क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। ये रेफ्रिजरेटर के अंदर भी लोग उसको डालते थे एज ए रेफ्रिजरेंट, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को, और साथ ही साथ एरोसोल के अंदर भी डालना शुरू हुआ। लेकिन बाद में जब देखा गया कि ये ओजोन को डैमेज करता है, ओजोन जो आपके स्पेस पे एक लेयर है, ऑक्सीजन ओजोन O3 का, ये जो है ये सन के जो खतरनाक रेडिएशंस हैं, सन के जो खतरनाक रेडिएशंस हैं, जैसे यूवी रेडिएशंस है और बाकी भी, अ, उनको आने नहीं देता, हमारे जमीन की तरफ से हिफाजत करते हैं। तो सुना गया है, तजर्बे से ये साबित हो गया है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ये डैमेज करते हैं। किस चीज को डैमेज करते हैं, इस ओजोन लेयर को। तो इस पर बाज मौलिक में बैन लग गया कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन के को नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। बहरहाल इसकी जगह पर अब मुतबादिल ऐसे और भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन आज आ गए हैं कि वो इनकी जगह अब आ गए, अब इनकी यहाँ पे हमें इनकी अब जरूरत नहीं है इस्तेमाल की, क्योंकि ये माहौल को डैमेज करते हैं। बस इतने से पॉइंट आपने देखा कि लिक्विफिएबल गैसेस भी एज अ प्रोपेलेंट यूज होता है। अच्छा, अब कैप्सूल के बारे में। कैप्सूल टैबलेट की तरह
मतलब आप इसको एज यूनिट डोजेज फॉर्म यूज करते हैं। कैप्सूल को खाने में और भी ज्यादा आसानी होती है बनस्बत टैबलेट के। जब आप कैप्सूल खाते हैं तो दैट इज मच इजी देन टैबलेट। कैप्सूल का मेन बात यह है कि ये ऐसा डोजेज फॉर्म है जिसमें जेलाटीन शेल होता है, जेलाटीन शेल। अब कैप्सूल को जब तक मैं टाइप्स में इसके टाइप्स बयान ना करूं तो मजा नहीं आएगा। कैप्सूल दो तरह के, एक है हार्ड जेलाटिन, हार्ड जेलाटिन, दूसरा है सॉफ्ट जेलाटिन। कैप्सूल टैबलेट की तरह है, खाली आपने एक चीज नाम याद रखना है, नया चीज जो जेलाटिन आया हुआ है। जेलाटिन है तो कैप्सूल है, जेलाटिन नहीं है तो कैप्सूल नहीं है। जेलाटिन इतना इंपॉर्टेंट चीज है कैप्सूल के हवाले से। यानी क्या है जेलाटिन? ये प्रोटीन है। प्रोटीन एक किस्म का कोलेजन, एक किस्म का प्रोटीन है, उसको हाइड्रोलाइज किया जाता है, उससे आपको ये जेलाटिन मिल जाता है, जेलाटिन प्रोटीन। फिर इस जेलाटिन के अंदर अगर मैं आपके सामने ये लिख दूं कि ये जेलाटिन है, ये जो डब्बा में लिख रहा हूं ये जेलेटिन का बना हुआ कप है। अब इसके अंदर अगर आप कुछ पाउडर डाल देते हैं, पाउडर, इसके अंदर आप पाउडर डाल देते हैं, कौन से पाउडर? जहर है आपकी दवाई की मैं बात कर रहा हूं, आपका जो ड्रग है वो आप इधर डाल देते हैं। अब ये ड्रग ने इस कैप्सूल के अंदर आप इसको बंद करने जा रहे हैं, आप इस किसी तरीके से इसको बंद कर लेते हैं, या तो इस के वाल को आपस में मिलाओ, बंद कर, ये बंद हो जाएगा इस तरह से, सील हो जाएगा, ये आपका कैप्सूल तैयार है। या फिर ऐसा हो सकता है कि आप इसी जेलेटिन को थोड़ा इस तरह से बनाओ, जेलेटिन को थोड़ा इस तरह बनाओ, इसके अंदर पाउडर डाल देते हैं, पाउडर या ग्रेन्यूल्स डाल देते हैं सॉलिड, इसको एक खास हद तक फिल करेंगे, जाहिर है जितना स्टैंडर्ड है, जितना इजाजत है कानूनी तौर पर इतना फिल कर लेंगे। आप इसके ऊपर आप एक और कैप्सूल बना एक और जेलेटिन का शेल इस तरह से बनाते हैं। अब ये वाला उठाकर इसके ऊपर रख देते हैं, इसके ऊपर रख देते हैं, तो ये उसका केप हो जाएगा और नीचे उसका बॉडी हो जाएगी। मुख्तलिफ कलर्स में आप उसको ले सकते हैं, मुख्तलिफ खूबसूरत किस्म के कलर्स में आपको ये कैप्सूल्स मिल जाते जाएंगे। एक तो पेशेंट के लिए बड़ा अट्रैक्टिव हो जाएगा, इसका खाना भी बहुत आसान होगा, लेकिन ये है कि ये कैप्सूल महंगे होते हैं। ठीक है, बाकी टेबलेट की तरह ये भी टेस्ट को छुपा रहा है, जायका नहीं। अगर किसी ड्रग का जायका बहुत गंदा जायका है तो वो आप कैप्सूल के अंदर डाल के पी लो, ठीक है, खा लो। अच्छा, ये तथा जेलेटिन के बारे में। तो ये जो कैप्सूल इस वक्त आपके सामने है, जिसमें मैं बार बार उसमें पाउडर डाल रहा हूँ या ग्रेन्यूल्स डाल रहा हूँ, ये आपका है हार्ड जेलेटिन कैप्सूल। हार्ड जेलेटिन कैप्सूल में ये है कि उसका केप होता है, बॉडी होता है, और उसके अंदर आप पाउडर डाल देते हैं सॉलिड, मतलब उसकी सॉलिड आप इसमें ऐड कर सकते हैं सॉलिड के लिए। नीचे अब आप लोग आ जाए, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ जेलाटिन क्या है? कोलेजन को हाइड्रोलाइज करने से जो प्रोटीन आपको मिलता है, दिस इज कॉल्ड एज जेलाटिन। कोलेजन आपको एनिमल्स की जिल्द से, जो खाल होता है ना, खाल चमड़ा, एनिमल की जिल्द से, उधर से भी आपको ये कोलेजन मिल जाता है। अच्छा, अब साइज बहुत इंपॉर्टेंट है, कैप्सूल साइज। कैप्सूल साइज में सबसे छोटा जो कैप्सूल साइज, सॉरी, सबसे बड़ा जो कैप्सूल है उसको 000 से शो किया जाता है, 000 से, ये सबसे छोटा साइज है। इसके बाद 00 है, 00 इसके बाद फिर थोड़ा सा छोटा है, मतलब थोड़ा बड़ा है पिछले के मुकाबले में। उसके बाद सिंगल जीरो है, ये उससे भी थोड़ा बड़ा साइज है। उसके बाद आप 1 पे आ जाओगे, 1 उससे भी ज्यादा साइज बड़ा है। उसके बाद 2 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 4 है, उसके बाद 5 है। तो ये एक साइज है सबसे बड़ा साइज, ये छोटा साइज, ये उससे थोड़ा बड़ा, थोड़ा बड़ा, और बड़ा, और बड़ा, फुल बड़ा। तो यहाँ से अब 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 साइजेस है मेरे ख्याल से, आई थिंक इतना ही बनते हैं। तो ये साइज है कैप्सूल की, आपने याद रखना। लोग ये समझेंगे कि 5 ग्रेटर होना चाहिए, लेकिन ये है कि
ट्रिपल जीरो उन्होंने ऐसे स्मॉल रख के, लार्जर को जो है ना ट्रिपल जीरो कर दिया हुआ है, ठीक है। सॉफ्ट जेलाटिन कैप्सूल। अब ये दूसरा तरह का कैप्सूल है, सॉफ्ट जेलाटिन है, वो हार्ड था, अब ये सॉफ्ट है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, वो जेलाटिन तो यूज करते हैं बनाने में, जेलाटिन है उसके अंदर, इसमें पानी भी है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी डाली जाती है ताकि ये नरम रहे। उसका नाम है प्लास्टिसाइजर, प्लास्टिसाइजर, प्लास्टिक बनाने के लिए, ठीक है, सॉफ्ट जेलाटिन कैप्सूल को नरम करने के लिए। अगर आप देखे हार्ड जेलाटिन कैप्सूल, वो तो उस हाथ में सॉलिड फील होता है उसका, लेकिन ये बिल्कुल नरम रहता है, बहुत नरम होता है, रबर लाइक। तो वो क्या होता है, उसके अंदर प्लास्टिजर डाला जाता है। ये आप लोगों ने नोट करना था कि सॉफ्ट जेलाटिन में प्लास्टिजर डाला जाता है। और सॉफ्ट जेलाटिन को बनाने का तरीका काफी डिफरेंट होता है पिछले वाले से। पिछले वाले में आप क्या करते थे, हार्ड जेलाटिन में आप लोग बॉडी ले लेते थे, बॉडी इसकी इसको फिल कर लेते थे, और उसके ऊपर आप लोग केप डाल देते थे। उसकी भी अपनी मशीनें होती है, ठीक है, बहुत सारे बॉडीज एक साथ फिल कर लेते थे, फिर उसके ऊपर एक साथ से बहुत सारे केप डाल जाते थे और निकाल ले जाते, इजेक्ट किया जाता इस तरह से। ये जो सॉफ्ट जेलाटिन कैप्सूल है, इसका तरीका जो है, इसमें मैं आपको नेक्स्ट पेज पे बता दूंगा, यहाँ से थोड़ा सा बताते हैं। हाँ, इसमें होता है दो व्हील्स होते हैं, दो व्हील्स होते हैं ऐसे। इन व्हील्स के ऊपर जाहिर है इस तरह से निशानात बनाए हुए हैं हम लोगों ने, कैविटीज हमने बनाए हुए हैं, इस तरह से हमने इस व्हील के ऊपर कैविटीज बनाए हुए हैं। ये व्हील्स क्या करते हैं, ये घूमते हैं। अच्छा, ये हो गया, ये व्हील्स हो गया। यहां पर हमारे पास एक हॉपर आप समझ लीजिए कि वहां पर आप कोई दवाई डालेंगे, आप जो भी दवाई है लिक्विड शक्ल में, किस शक्ल में, लिक्विड की शक्ल में, या फिर सेमी सॉलिड शक्ल में जो दवाई होगी, उसको हम यहाँ पे डाल देते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर हम एक शीट बना लेंगे, शीट, हल्का सा शीट इधर रख लेते हैं। किस चीज का शीट, वही जेलाटिन का जो शीट था वो यहाँ पे डाल देते हैं। ये शीट जो है, ये बिल्कुल यहाँ से गुजरेगा, इन ये जो आपके दो व्हील्स है, इन दो व्हील से हम इनको गुजार देंगे, ये दो शीट्स को। अब हमने करना क्या, यहाँ पर हमारे पास एक प्रॉपर सा ऐसा इंजेक्शन टाइप का सिस्टम हमने बनाया होता है कि चलो ये आपका लिक्विड है, चलो इसका कलर चेंज कर देता हूँ, ये आपकी दवाई है, यहाँ से इसको अपने इधर से फिल किया हुआ है, ठीक है, वो दवाई है। अब आपने एक मखसूस अमाउंट दवाई का, लिक्विड को जो है कैप्सूल के अंदर बंद करना है। तो इस यहाँ पर ऐसा हमने सिस्टम बनाया हुआ है कि इंजेक्ट करेगा बाकायदा, थोड़ी सी अमाउंट को, फिक्स्ड अमाउंट को इंजेक्ट करेगा, यानी दो, ये जो शीट के दरमियान, अब मैं आपको ये थोड़ा सा इधर बताऊंगा बाहर, आपको थोड़ा सा अंदाजा हो जाएगा। ये जो शीट है, ये ऐसे असल में ऐसे बनता है, ऐसे। ये जो हमने व्हील बनाए होते हैं, वो व्हील के अंदर आकर इसकी शेप इस तरह हो जाती है। ये शीट है आपका, ये एक शीट है, ये दूसरा शीट है, जिलेटिन का शीट है। तो इस बीच में क्या है, बीच में इसके यहां पर अंदर क्या चीज इनक्लोज हो रहा है, वो दवाई, वो लिक्विड वाली दवाई है जो आपने इंजेक्ट कर, अब तो एक फिक्स्ड अमाउंट में दवाई इधर आके इंजेक्ट हो गई, इसलिए ज्यादा कम नहीं आएगा। अब इनको हम लोगों ने सील भी तो करना है। तो वो जो पहिए घूम रहे होते, उसमें एक ही वक्त में ये जो किनारा है, ये यहाँ पर आके सील हो जाएगा। कलर भी चेंज करता हूँ, ये जगह यहाँ पर सील हो जाएगा, ये जगह यहाँ पर आके सील हो जाएगा, सील हो जाएगा। तो यहाँ से आपको एक इस तरह का एक कैप्सूल आपको मिल जाएगा, इसके किनारे भी कट गए होंगे इस तरह से। फिर आपको दूसरा कैप्सूल मिल जाएगा, इसके किनारे इस तरह से सील हो गए होंगे, हाँ ऐसे। ये आपका कैप्सूल है, इसके किनारे भी यहाँ पर सील होके कट कट जाएंगे, इसको ऊपर से भी नीचे से कट करके
ये कैप्सूल इस तरह से बनते जाएंगे, और जब तक वो जेलाटिन का शीट है वो आर नीचे आ रहा होता है, उसको खुद ब खुद फिलअप और कटिंग दोनों साथ साथ होके नीचे गिरा रहे होते हैं। तुम्हारा लिए था इसका सॉफ्ट जेलाटिन कैप्सूल को बनाने का तरीका। इसमें आप लोगों ने अक्सर क्या डालने होते हैं, लिक्विड डोजेज फॉर्म डालने होते हैं। अब जरा नोट कर लीजिए क्या क्या एक्स्ट्रा चीजें हैं। सॉफ्ट जेलाटिन कैप्सूल में ग्लिसरीन है, ये आप लोग याद रखिएगा। पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल है जैसे कि सॉर्बिटोल। इलास्टिक एजेंट, मतलब ये उसका जो मैंने कहा था रबड़ लाइक नरम होते हैं वो इनकी वजह से होता है, ये आपने याद रखना है। इसके अलावा सॉफ्ट जेलाटिन कैप्सूल में हम लोग प्रिजर्वेटिव ऐड कर लेते हैं। जाहिर लिक्विड से ही डील करना पड़ता है, तो ऐसा ना हो इसमें फंगल ग्रोथ हो जाए, फंगस का ग्रोथ हो जाए। उससे बचने के लिए हम लोग प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं। प्रिजर्वेटिव्स का नाम आज आप लोग जरा नोट करिए, पहले ये नाम मैंने आपको नहीं बताए थे, बहुत मशहूर नाम है पैराबिन्स। मिथाइल पाराबिन, इथाइल पाराबिन, ठीक है, पाराबिन पाराबिन मिथाइल इथाइल पैराबिन, ये बहुत मशहूर प्रिजर्वेटिव है। इसके अलावा सॉर्बिक एसिड, ये भी प्रिजर्वेटिव है, ये आप लोगों ने नाम याद रखना है। इसके अलावा आज आपको मैंने ये बताना है कि सॉफ्ट जेलाटिन कैप्सूल में आप लोग क्या क्या ऐड कर सकते हैं। इसमें अगर आपने, जब मैंने सर्च किया तो अक्सर ये लिक्विड इसमें है, वो तो है। और वो लिक्विड जो है ना वो सस्पेंशन की शक्ल में भी हो सकता है, वो पेस्ट की शक्ल में भी हो सकता है, सेमी सॉलिड ड्राई पाउडर की शक्ल में भी हो सकता है। अब ये जो है ये मुझे उस बुक में नहीं मिला, लेकिन ये मुझे नेट मिल के ड्राई पाउडर में भी हो सकता है, बुक में लिखा हुआ है, रिव्यू वाला जो बुक है उसमें उन्होंने ये शो किया ड्राई पाउडर आप कर सकते हो। अच्छा, रोटेरी रोटेरी ड्राई ड्राई प्रोसेस, ये जो अभी मैंने आपको व्हील बताया था, दो पहियों का व्हील घूम रहा है और वो बना, उसका रोटेरी ड्राई प्रोसेस, ये से सॉफ्ट जेलाटिन कैप्सूल बना है। यहाँ तक हो गया आपका आज कैप्सूल भी खत्म। इंशाल्लाह मैं एक दो लेक्चर फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशंस पे कर लेते हैं, परसेंटेज, मोलैरिटी, डाइल्यूशंस, स्टॉक, इन पे ऊपर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर आ जाएगा। और वहां से फारिग होने के बाद हम इस सब्जेक्ट को गुड बाय करते हैं और नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे इंशाल्लाह से।